हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद हफीज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद मोहम्मद हफीज़। आज मैं आपको सल्तनत युग की वित्तीय व्यवस्था के बारे में बताऊंगा। सल्तनत युग की जो वित्तीय नीति थी सुन्नी विधि यज्ञों की हनीफी शाखा के वित्तीय सिद्धांतों पर आधारित थी। ठीक है, हनीफी शाखा के वित्तीय सिद्धांतों पर आधारित थी जो सल्तनत काल की राजस्व व्यवस्था थी। अलाउद्दीन खिलजी ऐसे पहले सुल्तान थे जिन्होंने राजस्व व्यवस्था में परिवर्तन किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने आय व्यय का विस्तृत लेखा तैयार कराया। फिरोज तुगलक ने क्या किया? फिरोज तुगलक जो था उसने केंद्रीय राजस्व में यानी केंद्रीय राजस्व की संरचना, जो केंद्रीय राजस्व की संरचना थी उसका पूर्ण रूप से जो विकास हुआ फिर फिरोज तुगलक के काल में हुआ, और इसने केंद्रीय राजस्व के लिए 6,85,00,000 टन का निश्चित कर दिया और एक ले द्वाब से इसको 80 लाख रुपए यानी 80 लाख टन का की आय होती थी। ठीक है, अगर मैं बात करूं भूमि के प्रकारों की तो उस टाइम 3-4 प्रकार की भूमि थी। देखिए, एक तो खालसा भूमि थी, एक उसरी भूमि थी, एक खराजी भूमि, एक रणका भूमि और एक मदद मासा भूमि, यानी 5 प्रकार की भूमियाँ थी। ठीक है, 5 प्रकार की भूमियाँ थी। जो ये खालसा भूमि थी ये केंद्र की भूमि थी। किसकी थी? केंद्र की भूमि थी, यानी इस भूमि पर सीधा सुल्तान का नियंत्रण होता था। ठीक है, और जो उसरी भूमि थी इसके मालिक तुर्की मुसलमान होते थे, जबकि जो खराजी भूमि थी वो हिंदुओं की भूमि थी। कौन सी? खराजी भूमि। ठीक है, और सुल्तानों के अधीन हिंदू शासकों की जो भूमि थी वो रण का भूमि थी। कौन सी थी? रण का भूमि। अब यहाँ देखिए, जो खालसा भूमि थी उससे जो आय होती थी उसको कहते थे इमलाक या खालिसा, यानी ये सुल्तान की अपनी निजी आय होती थी। ठीक है, अलाउद्दीन ने खालसा भूमि के लिए जो ये गंगा यमुना दोआब था उसको पूरे को खालसा को यानी जो गंगा यमुना दोआब के अंदर जो ज़मीन थी उस पूरे को खालसा में बदल दिया था। किस में बदल दिया था? खालसा में बदल दिया था। ठीक है, जो मदत मासा भूमि थी ये क्या थी? ये दान के रूप में प्रदत्त भूमि थी और इसके अंदर भी कई प्रकार थे। ठीक है, इसके अंदर भी कई प्रकार थे। देखिए, एक तो थी वक़्फ़ और एक ही इदराती भूमि। ठीक है, यानी जो वक़्फ़ भूमि थी वो क्या थी? ये धर्म व शिक्षा का आधार पर ये भूमि दी जाती थी। ठीक है, और जो इदराती भूमि थी ये पेंशन के आधार पर प्रदान की जाती थी। जबकि जो टोटली मदत मासा भूमि थी ये क्या थी कि ये एक विशेष रूप से शिक्षा या धर्म के कार्य के लिए ये भूमि दी जाती थी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ऐसा पहला सुल्तान था जिसने ऐसी भूमियों को जब्त किया था। ठीक है, ऐसी भूमियों को जब्त किया था, जबकि फिरोज के काल में ऐसी भूमियों की सर्वाधिक संख्या थी, यानी मदद से मासा जो भूमि थी वो सर्वाधिक रूप में फिरोज तुगलक के काल में दी हुई थी। ठीक है, अगर बात करें हम यहाँ पर कर की, तो कर क्या था? देखिए, यानी शरीयत ने 50% कर की बात कही है, यानी अधिक से अधिक आप 50% ले सकते हैं, लेकिन यानी कितना ले सकते हैं आप? अधिक से अधिक 50%।
और वही इस्लामिक है। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक, यहाँ अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने ये दरें आरोपित की। ठीक है, जो ऐबक था उसने सबसे पहले वो कर हटाए जो शरिया के खिलाफ थे, यानी मुस्लिम कानून के खिलाफ थे, और वहीं पर फिरोज ने 24 करों को हटाया था। गयासुद्दीन तुगलक ऐसा पहला सुल्तान था जिसने खराज यानी राजस्व लेने के लिए मध्यम मार्ग अपनाया था। वहीं पर बलबन ने अपने पुत्र बुगरा खां से भी मध्यम मार्ग के बारे में कहा था। मध्यम मार्ग क्या होता है? मध्यम मार्ग होता है कि जनता के साथ न तो खराज वसूलने में यानी राजस्व भू राजस्व वसूलने में न तो ज़्यादा कठोरता अपनानी चाहिए और नहीं ज़्यादा नरमी देनी चाहिए। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक क्या थे? वो 1/10 और 1/11% की वृद्धि के पक्ष में थे, यानी कर में इस तरह वृद्धि होनी चाहिए। जो इब्राहिम लोधी थे उसने अपने शुरुआती वर्षों में नगद व अनाज के रूप में भू राजस्व लिया था, लेकिन बाद में वो अनाज का 1/4 ही वसूला करते थे। अगर उर्स की बात करें, उर्स की, तो तुर्की मुसलमानों से लिए जाने वाला कर था। क्या था? तुर्की मुसलमानों से लिए जाने वाला कर था, यानी जिस भूमि पर प्राकृतिक साधनों से सिंचाई हो वहाँ से 10% ये लिया जाता था। यानी जो प्राकृतिक साधन हैं उनसे सिंचाई हो तो उस भूमि से 10% लिया जाता था। उसर क्यों कहा गया इसको? क्योंकि 10वां भाग लिया जाता था, इसलिए उसर कहा गया। अगर कृत्रिम साधनों से सिंचाई हो भूमि की तो 1/20 अंश लिया जाता था। एक खिदमती कर था, यानी ये खिदमती कर कौन देते थे? जो भारतीय सरदार थे, यानी जो भारतीय सरदार इनसे हार गए थे, इन शासकों से, सुल्तानों से, और इनके अंडर में आ गए थे, या फिर उनको राज करने के लिए इन्होंने छूट देती थी, तो वो इनके लिए यानी सुल्तान के लिए कर भेजते रहते थे, तो वो खिदमती कर होता था। अब यहाँ पे देखिए फिरोज तुगलक ने जो कर हटाए थे, फिरोज तुगलक ने कर हटाया एक अबवाब, ये गुल्फ अबवाब कर। ठीक है, ये कैसा कर था? उपकर था। एक गुलफरोशी कर हटाया, ये फूलों पर लिया जाता है, यानी फूलों के व्यापार पर लिया जाता। ठीक है, एक जिया, एक तंबोल कर था जो पान के पत्तों पर लिया जाता था, यानी ठीक है। अमीर तर्ब, ये मनोरंजन करता। ठीक है, नदा की जो कर था ये रुई धुनने वाले पर से ये कर लिया जाता था। रोग नगरी कर जो था, ये जो तेल होता है, तेल पर ये कर था, तेल वाला कर। ठीक है, तेल पर ये कर लगता था। जबकि जो कसाईयों पर कर लगता था वो था जाजरी या कसाबी। ये कर हटाए थे फिरोज तुगलक ने। ठीक है, एक खिजराबत था, ये सब्जी व फल वालों से ये कर लिया जाता था। एक था साबुनगिरी। ठीक है, कौन सा? साबुनगिरी, यानी साबुन बनाने वालों से ये कर लिया जाता। एक था किमार खाना, ये जुआ घरों से लिया जाने वाला कर था। ठीक है, एक इतिसाबी यानी मुहतिसिबों से ये कर लिया जाता था। इन सारे करों को फिरोज शाह तुगलक ने हटा दिया था, यानी टोटल 24 कर हटाए थे फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज तुगलक ने विवाह कर और दरोगी कर, यानी कौन कौन से कर थे? विवाह कर और दरोगी कर तथा अफीफ, जो एक राइटर वो कहता है दानगाना, मुस्तगिल और दोरगी कर ख़त्म किया था। जबकि किया था ये, और अफीफ कहते हैं कि ये भी ख़त्म किया था। ठीक है, अब बात आती है कि खुमस या माल गनीमत क्या था। यानी जो ये था खुमस या माल गनीमत, ये वो था यानी युद्ध में जो धन लूटा जाता था, या भूमि की खानों में या भूमि में गड़ा हुआ जो धन मिलता था, वो खुमस या माल गनीमत कहलाता था। ठीक है, शरीयत में क्या कहा गया है कि इस ऐसे धन में से 80% तो सैनिकों को देना चाहिए और 20% सुल्तान को खुद लेना चाहिए। ठीक है, बट हुआ क्या यहाँ पर, जो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक थे, उन्होंने इसका उलट कर दिया
और स्वयं 80% लिया, जबकि सैनिकों को सिर्फ 20% दिया। जबकि फिरोज तुगलक ने 20% ही लिया था। ठीक है, सिकंदर लोदी जो था उसने गड़े खजाने से कोई हिस्सा ही नहीं लिया था। ठीक है, अगर हम आयात कर की बात करें, यानी जो आयात पर लगने वाला कर था उसको हम आयात कर कहते हैं। वस्तुओं पर यह 2.5% लिया जाता था। क्या लिया जाता था? 2.5%। जबकि घोड़े पर से ये 5% लिया जाता था। और आयात कर हिंदुओं से उस टाइम दुगना लिया जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने आयात व निर्यात कर को समाप्त कर दिया था, जबकि फिरोज ने जजिया कर को, जो जजिया था, उसको 3 भागों में बांटा, यानी 12%, 24 और 18, सॉरी 12, 24 और 48 दिरहम प्रति वर्ष। यानी कुछ ऐसे थे जो 12 दिरहम देते थे, कुछ 24, कुछ 48 दिरहम प्रति वर्ष दे देते। यानी फिरोज तुगलक ने जजिया को 3 पार्टों में बांटा था। अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम चराई वो घरी कर लगाया था, लेकिन इसको किसने? फिरोज शाह तुगलक ने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। फिरोज शाह तुगलक ऐसा पहला सुल्तान था जिसने सिंचाई कर लिया था, यानी हक़ सर्ब जिसको बोलते थे। ठीक है, क्या बोलते थे? हक़ सर्ब। अगर कर निर्धारण पद्धति की बात करें हम, किसकी कर निर्धारण पद्धति की, तो उसमें आता है बटाई, गल्ला बख्शी या भाव वाली। पहली बात तो ये कि ये सबसे पुरानी पद्धति थी। ये कुल पैदावार के आधार पर ली जाती थी। मुक्ताई लगान की एक मिश्रित प्रणाली थी। फिरोज ने बटाई प्रथा को आधार बनाया, यानी बटाई प्रथा को भू राजस्व का मूल आधार बनाया। और जो गियासुद्दीन तुगलक थे उसने क्या था? नक्श या हुक्म हासिल और बटाई, नक्श या हुक्म हासिल या बटाई को फिर से शुरू किया था, जबकि इसने गियासुद्दीन तुगलक ने अलाउद्दीन की भू संबंधी नीति मसाहत को त्याग दिया था। मसाहत क्या था? मसाहत था पैमाइश के आधार पर भू राजस्व बंदोबस्त। ठीक है, इसका आधार जो थी वो था बिस्वा। अलाउद्दीन, मोहम्मद बिन तुगलक और सिकंदर लोदी ने इसको अपनाया था। किसने अपनाया था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और सिकंदर लोदी ने इसको अपनाया था। किसको? मसाहत को। अगर सैन्य संगठन की बात करें तो बर्नी बताता है, किसमें? फतवाए जहांगीरी में, कि राजस्व के 2 स्तंभ हैं, एक तो प्रशासन और एक सेना, जो विजय का आधार है। ठीक है, बर्नी क्या कहता है कि राजत्व ही सेना है और सेना ही राजत्व है। सुल्तान सेना का महासेनापति होता है। गुलाम वंश में एक बार सिर्फ रजिया के काल में सेनापति की नियुक्ति हुई थी, अदरवाइज कभी भी सेनापति की नियुक्ति नहीं हुई थी, यानी सुल्तान ही सेनापति होता था। बलबन ने सर्वप्रथम सेना को अन्य विभागों से अलग कर दिया था। क्या कर दिया था? अन्य विभागों से अलग कर दिया था और एक अलग दीवान अर्ज विभाग का गठन किया, जिस पर पहली नियुक्ति इमादुल मुल्क की हुई थी। किसकी हुई थी? इमादुल मुल्क की। बलबन ने क्या कहा था? मैं अपना समस्त राजस्व सेना को शक्तिशाली बनाने में खर्च कर दिया, यानी मैंने अपना जो समस्त राजस्व है वो सेना को शक्तिशाली बनाने में खर्च कर दिया है। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब देखते हैं हम कि जो सेना का विभाजन था वो था दो भागों में सेना को बांटा गया है। एक तो था सवारक कल्ब। क्या था? सवारक कल्ब। यानी सवारक कल्ब क्या था? ये एक केंद्रीय सेना थी। क्या थी? केंद्रीय सेना। इसको हस्म कल्ब या कुल्ब सुल्तानी भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? हस्म कल्ब या सुल्तानी भी इसको कहा जाता था। सवारक कल्ब में से ही एक नया वर्ग निकला था। नया वर्ग था
बंदगान खास या खादम खास। क्या था? नया वर्ग जो बना था, यानी एक नया वर्ग आया था, निर्मित हुआ था, वो था बंदगान खास या खादम खास। किससे? सवार कल्ब से। तो ये पहला पॉइंट होगा। दूसरा यानी जो दूसरी श्रेणी थी वो थी हस्म अतराफ, वो प्रांतीय सेना थी। और सवार कल्ब क्या थी? ये एक केंद्रीय सेना थी। ठीक है। इसी तरह सैनिकों को भी दो भागों में बांटा गया है। ठीक है। ये हस्म अतरफ यानी क्या? प्रांतीय सेना। ठीक है, मैं अभी बता रहा था आपके लिए, तो ये है वो। ठीक है। अगर बात करें हम सैनिकों की, तो सैनिक कितने, दो तरीके होते थे, यानी एक तो वजहिस या मुर्तब, यानी जो 27 सैनिक होते थे, जिनको सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। यानी सेना को स्थायित्व तो किसने दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, राइट। और जो गैर वजहिस था, ये एक अस्थायी सैनिक होता था, अस्थायी। ठीक है, अस्थायी क्या होता था? सैनिक होता था। खास खेल क्या था? ये सुल्तान के सैनिक होते थे, यानी जो सुल्तान के मेन सैनिक होते थे उनको खास खेल कहा जाता था। सेना में मंगोलों की दशमलव प्रणाली को अपनाया गया। ये बात किसने कही है? अमीर खुसरो ने और अल उमरी ने ये बात कही है। ठीक है। किरानुस्सादैन में बुगरा खां व कैकुकाबाद की वार्तालाप का सर्वप्रथम उल्लेख है। तो दोनों की जो बातचीत है वो सिर्फ इस मंगोलों की दशमलव प्रणाली के ऊपर ही है। ठीक है। अमीर खुसरो किरानुस्सादैन में क्या कहते हैं कि मुगल इन तुमान में 100 सैनिक जो होते थे, यानी उनको क्या कहते थे? यानी जो मुगल पद था तुमान, उसके 10,000 सैनिकों का उल्लेख किया है। मंगोलों की जो दशमलव प्रणाली थी, इसका पहला प्रयास अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, लेकिन जो इसका सफल प्रयास हुआ था, जो इसको सफल बनाया था वो मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। अगर बात करें हम सुल्तान की, जो सुल्तान सर्वोपरि होता था, इस सुल्तान से नीचे खान होता था और खान से नीचे मलिक होते थे। यानी जो 10 मलिकों के ऊपर एक खान होता था। 10 मलिकों के ऊपर एक खान होता था। इसी तरह 10 अमीरों के ऊपर एक मलिक होता था और 10 सिपह सालारों पर एक अमीर और 10 सरखेलों पर एक सिपह सालार। इसी तरह 10 सिपाहियों पर एक सरखेल होता था। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।